हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां, अर्थात बीबीटी की क्या कमियां रह गई थी। तो आइए वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में देखा था कि संयोजकता बंध सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और इस संयोजकता बंध सिद्धांत को हाइड्रोजन अणु के लिए किस तरीके से हम तरंग फलन का उपयोग करते हुए उसके लिए बंध लंबाई, और बंध लंबाई का मतलब बंध दूरी, वही हम उसको बोल सकते हैं, और वहां पर हम उसकी ऊर्जा, बंध ऊर्जा का आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत ने मुख्यतः यह बताया था कि ऐसे परमाणुीय कक्षक जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म जिन परमाणुओं कक्षकों के पास में है, यदि उनमें विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। परमाणुीय कक्षक आपस में साझेदारी करने के बाद सह संयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। साथ में बीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत ने यह भी बताया था कि ऐसे परमाणुीय कक्षक जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, यदि वो युग्मित इलेक्ट्रॉन अवक्रिया ऊष्मा की वजह से अयुग्मित हो जाएं, तो वो भी बंध निर्माण या सह संयोजक बंध के निर्माण की क्रिया में भी भाग ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे परमाणु कक्षक जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो अयुग्मित हो जाएं, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएं। और वो कैसे हो सकते हैं? उसका होने का तरीका हो सकता है अवक्रिया ऊष्मा। और यह अवक्रिया ऊष्मा कहां से उत्पन्न होगी? जैसे ही सहसंयोजक बंध बनेगा, दो परमाणु कक्षक आपस में आएंगे, आपस में आकर के अतिव्यापित होंगे, अतिव्यापन करने के बाद जैसे बंध का निर्माण करेंगे, तो वहां पर जैसे ही बंध बनता है तो हमेशा एक ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इस वजह से उस अवक्रिया ऊष्मा की वजह से उस के परमाणु कक्षक जो कि युग्मित थे, वो कैसे हो सकते हैं? अयुग्मित हो सकते हैं, और बंध निर्माण की क्रिया में भी भाग ले सकते हैं। साथ में संयोजकता बंध सिद्धांत ने यह भी बता दिया था कि दो परमाणु कक्षक जब दो परमाणु आपस में जब एक दूसरे से बहुत दूर, अनंत दूर होते हैं, उनके मध्य में आकर्षण बल प्रभावी होता है। उस वजह से वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक निश्चित सीमा तक पास आते हैं, और निश्चित सीमा तक पास आने के बाद यदि वो उससे भी नजदीक जाते हैं तो वहां प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जिसे हम बोलते हैं साम्य स्थिति, जिसमें आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर हो जाता है। तो दोनों परमाणुओं के मध्य में जिनसे मिलकर अणु बनना होता है, जितनी दूरी होती है वह उसकी बंध दूरी या बंध लंबाई या अंतरानाभिकीय दूरी कहलाती है। इस बीबीटी के उपयोग से, इस संयोजकता बंध सिद्धांत के उपयोग के द्वारा हम किसी भी अणु के लिए आसानी से उसकी बंध लंबाई का निर्धारण कर सकते हैं, उसकी बंध ऊर्जा का भी आसानी से निर्धारण किया जा सकता है। तो ये बात हुई हमारी बीबीटी की जो भी विशेषताएं थी उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, वीडियो डाल दी थी। और जो तरंग फलन था, तरंग फलन के आधार पर, अर्थात वेव मैकेनिक्स के आधार पर हाइड्रोजन अणु के लिए किस तरीके से हम साई टोटल का मान ज्ञात कर सकते हैं, हाइटलर और लंदन ने सबसे पहले जो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग तरंग फलन का मान निकाला था, वो सह संयोजक को व्यक्त कर रहा था। जबकि पॉलिंग एवं स्लेटर ने 1933 में जो अपना सिद्धांत इसी को पुनः संशोधित करके दिया था, उसमें उन्होंने उस सह संयोजक बंध में आयनिक गुणों को भी इंक्लूड किया था। अनादि संरचनाओं के आधार पर हाइड्रोजन अणुओं के लिए तरंग फलन की व्याख्या की थी। और पॉलिंग एवं स्लेटर के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था, उसके बाद प्राप्त होने वाले बंध ऊर्जा और बंध लंबाई के जो मान थे हाइड्रोजन अणु के लिए, वो प्रायोगिक मानों के लगभग समान थे। इसलिए यह संयोजकता बंध सिद्धांत हाइड्रोजन अणु के लिए तो मुख्यतः लागू होता है। लेकिन हालांकि इस सिद्धांत के द्वारा हम किसी भी कोई भी जो हमारा अणु है, उस अणु के लिए बंध ऊर्जा और बंध लंबाई, इन दोनों की आसानी से गणना कर सकते हैं। फिर भी इस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली जो कमी थी वो इस सिद्धांत की यह थी कि इस सिद्धांत ने यह कहा था कि जो ऑक्सीजन अणु है वह है
प्रति चुंबकीय प्रकृति का होता है, उसकी अनुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या ये नहीं कर सकता। दैट मीन्स इस सिद्धांत ने यह बताया था कि ऑक्सीजन अणु जो है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, जबकि वास्तविक रूप से जब हम आगे देखते हैं, आगे की थ्योरीज को पढ़ते हैं, तो हमें यह पता लगता है कि ऑक्सीजन अणु प्रतिचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय प्रकृति का है। इसका मतलब यह हुआ कि यह बीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत ऑक्सीजन अणु की अनुचुंबकीय प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता है। तो इसने ऑक्सीजन अणु की प्रतिचुंबकीय प्रकृति को कैसे स्पष्ट किया था उसे हम देख लेते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन परमाणु, इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी थे 6 इलेक्ट्रॉन जो इनके संयोजकता कोष में। यहां से इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की थी, अपना अष्टक पूरा किया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए थे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये खिसक करके यहां पर आ गए थे और इनका अष्टक हो गया था पूरा, इनका ये हो गया था अतिव्यापन क्षेत्र। यहां पर बन गया था द्वबंध, यहाँ पर द्वबंध बन गया था। इस तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। इस आधार पर इस सिद्धांत ने यह बता दिया कि जो ऑक्सीजन अणु बना है उसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब यह कैसा है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ इसका अष्टक पूरा हो चुका है, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस ऑक्सीजन परमाणु के भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अष्टक पूरा हो चुका है, 1 2 3 4 5 7 6 एंड 8। इस वजह से इस संयोजकता बंध से, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो द्वबंध बन गया है। इस वजह से इस सिद्धांत ने यह कहा था कि ये जो O2 अणु है इसके पास दोनों ही ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस वजह से प्रतिचुंबकीय होगा। जबकि हम जानते हैं ऑक्सीजन अणु MOT इसकी व्याख्या करता है, जिसे हम आगे वीडियोज में देखेंगे कि ऑक्सीजन अणु कैसी प्रकृति का होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ये इसकी पहली कमी रह गई थी। दूसरा, उपसहसंयोजक बंध के निर्माण की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस सिद्धांत ने यह बताया कि 2 परमाणु आपस में पास आते हैं, जितने उन परमाणुओं को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, उतने का वो साझेदारी कर लेते हैं और अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम भी जानते हैं कि उपसहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है, जिसमें एक परमाणु, जिसे हम बोलते हैं दाता परमाणु, 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी ग्राही परमाणु को दे देता है। तो जब इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि इस सिद्धांत ने तो यह बताया कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है केवल, और वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थानीकृत होते हैं, एक ही जगह रहते हैं। इस आधार पर कभी भी उपसहसंयोजक बंध की व्याख्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध के निर्माण में होता ऐसा है कि एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉनों को देता है, दूसरा परमाणु जिसके पास रिक्त कक्षक होने चाहिए वो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। जबकि यह सिद्धांत ये बताता है कि दोनों ही परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सिद्धांत उपसहसंयोजक बंध के निर्माण को नहीं समझा सकता। तीसरी जब हम बात करें तो तीसरी जो कमी इसकी रह गई वो कमी ये थी कि ऐसे अणु जो अनुनादी संरचनाएं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, उन अणुओं की संरचना की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जब अनुनादी संरचना की व्याख्या हम किसी अणु के लिए करेंगे तो वहां पर उसकी जो बंध लंबाई होती है वो बंध लंबाई अनुनाद के गुण के कारण कभी सिंगल बॉन्ड कभी डबल, मतलब सिंगल बॉन्ड और एकल बंध और द्विबंध के बीच की होती है, ना कि इस तरीके से। तो इस आधार पर हम ऐसे अणु जो अनुनाद का गुण प्रदर्शित करते हैं, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, वहां पर बॉन्ड लेंथ चेंज होती रहती है। उस स्थिति में हम बीवीटी के अनुसार उन अणुओं की क्या कर सकते हैं, उन अणुओं की संरचना की व्याख्या हम इस सिद्धांत से नहीं कर सकते ड्यू टू चेंज इन द बॉन्ड लेंथ। अगला हम देखें कि ऐसे अणु, क्योंकि बीबीटी ने यह कहा था कि 2 परमाणु आपस में मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे और अणु का निर्माण कर लेंगे, लेकिन ऐसे अणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से है, जैसे अणु की बात करें तो NO2 इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
आयन की मैं बात करूं, जैसे H2 प्लस आयन, आप जानते हो H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन H2 प्लस दैट मीन्स वहां कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मीन्स वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होगा। ये H2 प्लस की संरचना क्या होगी, कैसे ये अणु बनेगा, या कैसे ये आयन बनेगा, या ये अणु जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे NO है, NO2 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो भी अणु हैं, उनकी संरचना की व्याख्या हम इस सिद्धांत के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि यह सिद्धांत यह कहता है कि ऐसे परमाणु कक्षक या ऐसे परमाणु जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो पहले से हो या अवक्रिया ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से वो अयुग्मित हो रहे हों, वह ही बंध निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं, और तभी अणु का निर्माण उन परमाणुओं की सहायता से होता है। उन परमाणुओं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उनके परमाणु कक्षक में होने उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, उनके चक्रण की दिशा भी परस्पर विपरीत होनी चाहिए, यह कहा था। तो इस आधार पर ऐसे अणु या आयन की व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह बात हो गई इसकी चौथी कमी की। आगे हम बात करते हैं, आप सभी ये जानते हैं, क्योंकि बीबीटी सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया, उसके बाद जब हमने सारे सिद्धांत पढ़ लिए तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी जो बंध बनता है, चाहे वो सहसंयोजक हो या आयनिक हो या उपसहसंयोजक हो, तो उस बंध में 100% ना तो सहसंयोजक, किसी भी सहसंयोजक बंध में ना तो 100% सहसंयोजक लक्षण होते हैं, या किसी भी आयनिक बंध में ना 100% वो आयनिक होता है। दैट मीन्स किसी भी सहसंयोजक बंध में कुछ ना कुछ मात्रा में आयनिक लक्षण होते हैं, किसी भी आयनिक बंध में कुछ ना कुछ मात्रा में सहसंयोजक लक्षण भी होते हैं। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो ये थ्योरी, यह सिद्धांत यह बताता है कि यहां पर जो बनने वाला बंध है वो 100% सहसंयोजक होता है। अब उस सहसंयोजक बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे, क्योंकि कोई भी बंध 100% ना तो सहसंयोजक होता है ना ही आयनिक होता है। जब यह पूछा गया इस सिद्धांत के प्रतिपादित करने वालों से कि बताइए इस बनने वाले इन परमाणुओं के मध्य में ये सहसंयोजक बंध बना है, अणु बन गया, तो इस सहसंयोजक बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण है, इसकी गणना हम कैसे करेंगे, इसकी मात्रा की गणना हम कैसे करें, तो वह है इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि कोई भी सहसंयोजक बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण हो सकते हैं। उसका कारण यह है कि कोई भी बंध 100% किसी भी एक प्रकृति का नहीं होता है, तो यह भी इसकी कमी रह गई। लास्ट जो था, कुछ अणु ऐसे होते हैं जैसे N2 अणु है जहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ जैसे CO अणु है, उन अणुओं में अतिरिक्त स्थायित्व होता है। अणुकक्षक सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है कि इनका अतिरिक्त स्थायित्व क्यों है, लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत से हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि उन अणुओं का स्थायित्व अतिरिक्त क्यों होता है। जैसे मैंने कहा जो नाइट्रोजन अणु है उसका अतिरिक्त रूप से स्थायित्व होता है, CO है उसका अतिरिक्त स्थायित्व है, तो इसका क्या कारण है, इस बात को MOT तो बताता है, अणुकक्षक सिद्धांत तो बताता है, लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत चूंकि उससे पहले दिया गया, तो वह संयोजकता बंध सिद्धांत जो जिन अणुओं में अतिरिक्त स्थायित्व होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, चाहे वो उसका कारण कुछ भी हो, उसकी व्याख्या इस संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो मुख्य बात यह है कि इस संयोजकता बंध सिद्धांत में यह रही कुछ कमियों को दूर करने के लिए बाद में फिर अणुकक्षक सिद्धांत 1928 में दिया गया था। वो अणुकक्षक सिद्धांत क्या था, उसकी बात हम इसी यूनिट में आगे की वीडियोज में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संकरण की।